जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप। कल हमने आपकी जूम क्लास ली, उम्मीद है सबको अच्छी लगी होगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। उस जूम मीटिंग में हमने सारा पेपर डिस्कस कर लिया, PT1 का डिस्कस कर लिया, हमारी फ्यूचर प्लानिंग डिस्कस करी कि हमें आगे सिलेबस कैसे कराना है, वो आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा हमने कि आपको किस तरीके से एक्टिविटी देनी है, किस तरह से आपको क्वेश्चन आंसर्स देने हैं, ये सब हमने आपसे डिस्कस कर लिया। PT1 का कंप्लीट कर लिया। अब हम PT2 का सिलेबस करेंगे। PT2 का सिलेबस करने के लिए, क्योंकि PT1 में हमने 5 चैप्टर लिए थे, सूरदास लिया था, तुलसीदास लिया था और उधर नेताजी का चश्मा लिया था, बार बार रिपीट करना पड़ता है मुझे। इसके अलावा बाल गोविंद भगत लिया था, मैं माता का अंचल कृतिका का चैप्टर भी पढ़ा दिया और इसके अलावा वाक्य पढ़ा दिया। सभी को समझ में आ गई हो। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई ग्रामर से रिलेटेड हो, लिटरेचर से रिलेटेड हो, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आप दोबारा से भी पूछ सकते हैं और अपना मार्क कर सकते हैं, ताकि आपको रेगुलरिटी भी रहेगी और आपका रिवीजन भी होता रहेगा। जैसा कि मैंने बताया कि आज मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगी, उससे अगले दिन आपका टेस्ट भी लूँगी, इसलिए आप चैप्टर बड़े ध्यान से पढ़ेंगे ताकि उस चैप्टर को अटेम्प्ट कर सकें अगली बार उसमें क्लास में। तो बेटा इसके अलावा जो हमारा अब है, हम PT2 का सिलेबस आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि PT2 में हमने सेम PT1 की तरह 5 चैप्टर लिए हैं, क्योंकि ग्रामर में आपके ज़्यादा नहीं है, एक एक चैप्टर है। एक PT1 में वाक्य है, वाच्य है जो हमने PT2 में लिया है। तीसरा है हमारा पद परिचय, वो उससे भी पहले आप जान चुके हो। इसके अलावा 4th है आपका रस, जो आपके लिए कुछ नया है, वो हम एनुअल में लेंगे। ठीक है, तो आप सेकंड में आप वाच्य लेंगे जो मैं ग्रामर में लूँगी। बाकी लेटर आपको आते ही हैं, औपचारिक अनौपचारिक। 9th में भी आपने अच्छे लेटर की बेटा प्रैक्टिस बहुत ज़रूरत है करते रहने की। लेटर तो बेटा अपने 9th 10th में नहीं, सारी लाइफ ज़रूरत होती है। आप किसी भी जगह जाएंगे, सबसे पहले लेटर लिखने की ज़रूरत पड़ती है। उस लेटर में बेटा क्या लिखना है, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिन्हें एप्लीकेशन लिखनी नहीं आती, कहीं जाते हैं कंप्लेंट लिखनी नहीं आती, वो एक दूसरे से लिखवाते, पढ़े लिखे देखने में लेते हैं, नहीं उन्हें लेटर लिखना नहीं आता। इसलिए बेटा लेटर लिखना आना चाहिए। इसलिए और लेटर कैसे आएगा, आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो वर्ड्स आएंगे और लिखने हैं, आपकी वर्ड क्षमता भी बढ़ती जाएगी। तो इसलिए बेटा लेटर लिखना ज़रूर आना चाहिए। ऐसे ही नियमन, अब 10th के बच्चे को कुछ शब्द बोलने को लिया है, किसी टॉपिक पर बोलने को दिया जाए, तो इतना होना चाहिए कि उस टॉपिक से रिलेटेड आप कुछ बोल सकें। तो इसलिए निबंध में भी आपको लिखना आना चाहिए कि किस तरीके से आप अपने विचारों को लिख सकते हैं सीरियल क्रम में, कि पहले उसका अगर इंट्रोडक्शन है तो उसके बारे में इंट्रोडक्शन दो, फिर उसके क्या फ़ायदे नुकसान है, या फिर उसका कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष क्या है, इस तरीके से आपको बताना होगा। तो बेटा आपने PT2 में भी ऐसे ही सेम PT1 की तरह 5 चैप्टर लिए हैं। स्टार्टिंग में आपका 3rd चैप्टर पोइम का है सवैये, वो आपके CBSE से कटा हुआ है, इसलिए उसे मैं नहीं पढ़ाऊंगी। इससे अगला चैप्टर है जयशंकर प्रसाद का 4th चैप्टर, वो भी आपका कटा हुआ है, इसलिए उसे भी मैं नहीं पढ़ाऊंगी। आत्मकथ्य, उससे नेक्स्ट चैप्टर है ये दंतुरित मुस्कान, नागार्जुन की और फसल, दोनों उसके साथ लगे हुए हैं। ये चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगी। इसके अलावा छाया मत छूना मैं आपको कराऊंगी। अब हम गद्य में आते हैं। गद्य खंड में लखनवी अंदाज और मानवीय करुणा की दिव्य चमक आपके PT2 में मैं कराऊंगी। इसके अलावा कृतिका में भी एक चैप्टर बनाऊंगी, जॉर्ज पंचम की नाम। ग्रामर में आपको वाच्य कराऊंगी। ये आपका PT2 का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको कहीं भी किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम नज़र आई हो तो आप मुझे बताएंगे।
और जो सिलेबस है उसके लिए टेंशन नहीं लो, क्योंकि मैं सिलेबस को क्वेश्चन आंसर्स के साथ आपको भेज दूँगी ताकि आपके पास रिटन में भी रहेगा। PT1 का मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस भी कर चुकी हूँ और भेज भी चुकी हूँ, इसलिए आपको पता है। अब PT2 का भी सिलेबस आप हम इसी तरीके आगे करते जाएंगे। तो अब इसके अलावा हम PT2 का पहला चैप्टर आज पढ़ाने जाऊंगी। तो बच्चों, आज मैं नागार्जुन कवि द्वारा रचित कविता यह दंतुरित मुस्कान पढ़ाने जा रही हूँ। इस कविता में कवि ने बताया है कि छोटे बच्चे, नवजात शिशु के बच्चे के जब छोटे छोटे जब दांत निकलते हैं और जब वो मुस्कुराता है तो सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। उसका जो धूल से सना हुआ शरीर, बच्चा क्या होता है, मिट्टी में कीचड़ में खेलता है, तो उस धूल से सना हुआ शरीर ऐसा लगता है कि बच्चे का मुख कैसा होता है, कमल के फूल जैसा होता है, सुंदर होता है। और जब वो धूल से कमल का फूल कहाँ निकलता है, कीचड़ में खिलता है। तो जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, ऐसे ही वो ऐसा लगता है कि कमल घर के अंदर, झोपड़ी के अंदर खिल रहे हो। तो यही आगे वो कविता में अपने में वर्णन करता है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। तुम्हारी ये छोटे छोटे, कवि बच्चे से कहता है कि तुम्हारी ये छोटे छोटे दांतों वाली, दांत दिखने वाली ये दंतुरित मुस्कान है, वो मृतक यानी जो व्यक्ति शून्य हो गया है, ऐसे व्यक्ति में भी क्या कर देती है, आशा की किरण जागृत कर देती है। धूल दूसर तुम्हारे ये गात, धूल दूसर माने सने हुए, धूल से सना हुआ, गात कहते हैं शरीर को, कि तुम्हारा ये शरीर जो धूल से सना हुआ है, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। तो वो ऐसा लगता है जैसे जलजात मीन्स कहते हैं कमल का फूल, कि जैसे कि कमल के फूल, क्योंकि कमल कीचड़ में खिलता है, कि जिस तरह की एक कमल के फूल ऐसा लगता है कि मेरी झोंपड़ी में खिल रहे हो। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। परस कहते हैं स्पर्श, तुम्हें छू करके, तुम्हारा स्पर्श करके जो कठोर व्यक्ति भी है, कठोर हृदय वाला, पाषाण कहते हैं पत्थर दिल वाला व्यक्ति भी पिघल कर यानी दयावान हो जाता है, जल के समान पिघल कर दयावान हो जाता है। यानी तुम्हारा स्पर्श सबको द्रवीभूत करने वाला होता है, पिघला देने वाला होता है, दयावान बना देने वाला होता है। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष थक गए हो। वो कहते हैं छू गया तुमसे कि झरने लगे, यानी कठोर व्यक्ति कैसा है, किसका प्रतीक माना है, जैसे बांस और बबूल। बांस कैसा होता है, शुष्क होता है, और बबूल होता है कांटेदार, यानी कांटेदार और कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी के अंदर भी शेफाल का जैसे फूल झड़ने लगते हैं, उसके मन से भी कैसे होते हैं कि जो यानी मुस्कुराहट के फूल झड़ने लगते हैं। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। क्या लगता है, तुम मुझे पहचान नहीं पाए। बच्चे से कभी कहता है ऐसा लगता है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए, इसलिए तुम अनिमेष, अनिमेष कहते हैं लगातार बिना पलक झपकाए, अनिमेष मीन्स बिना पलक झपकाए, इसलिए लगातार तुम बिना पलक झपकाए मुझे देखते ही रहोगे। थक गए हो, ऐसा लगता है शायद तुम थक गए हो, आंख लूं मैं फिर, अगर तुम थक गए हो तो मैं अपनी दृष्टि को तुमसे ओझल कर दूं, हटा लूं, ताकि तुम भी देखना बंद कर देंगे। क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार, क्या हो गया, वो कभी कहता है क्या हो गया यदि हम पहली बार में एक दूसरे से परिचित नहीं हुए तो क्या हो गया। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती यार, यदि आपकी माँ जो थी वो हमारा माध्यम नहीं बनी होती, हम दोनों के बीच में इंट्रोडक्शन कराने वाली नहीं बनती, हम दोनों का परिचय कराने वाली नहीं होती। माँ बोलती है ना बच्चों से कि बेटा ये देखो अंकल हैं, ये आंटी हैं,
तो बच्चा हंस पड़ता है। तो वो कहते हैं ऐसे ही उसने कवि से परिचय कराया, उसकी माँ ने बच्चे की ने। वो कहता है कवि, यदि आपकी माँ हमारे दोनों के बीच में परिचय कराने वाली ना होती, उसने हमारा परिचय ना कराया होता, तो आज मैं ना देख सकता, मैं ना पाता जान तुम्हारी यह दंतुरेस मुस्कान। तो फिर मैं क्या होता, तुम्हारी ये मुस्कुराने वाली, ये छोटे छोटे दांतों वाली जो मुस्कुराहट है मैं नहीं देख पाता और तुम्हें नहीं समझ पाता। और धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर में अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार। कहते हैं धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन है। कवि कहता है कि आप धन्य हो और तुम्हारी जो माँ है वो भी कैसी है, धन्य है। चिर प्रवासी मैं इतर, इतर माने दूसरा, चिर माने बहुत समय से, प्रवासी माने दूसरे देश में रहने वाला, वासी प्रवासी दूसरे देश में रहने, उपसर्ग है। कहते बहुत समय से मैं दूर देश में रहने वाला दूसरा व्यक्ति, मैं इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा सा। इसलिए जब मैं बहुत समय से दूर रहा तो मुझसे अतिथि, अतिथि कहते हैं बिना तिथि से आने वाला, बिना जानकारी के आने वाला अतिथि है। यानी इस अतिथि का, इस व्यक्ति का जिसका पता नहीं था तुम्हें, तुम्हारा और मेरा क्या संपर्क रहा था। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, मधुपर्क कहते हैं शहद, कि जो तुम्हारी माँ की, बच्चे के मुंह में, बच्चे माँ को की उंगलियों को चूसता रहता है बच्चा, तो कहता है जो माँ की जो उंगलियां हैं ऐसा लगता है तुम्हें शहद का स्वाद देता है, शहद का आश्वासन देता रहता है। देखते तुम इधर कनखी मार और ओती जबकि आंखें चार, और जैसे ही तुम इधर तिरछी नजरों से देखते हो, कनखी मार के कहते हैं तिरछी नजर से देखते हो, और होती जबकि आंखें चार, और जब जैसे ही मेरी और आपकी आंखें मिलती, आंखें चार होना मुहावरा है, यानी कि आंखें चार होना यानी आंखें मिलना, दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती हैं, तब तुम्हारी दंतुरेत मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। उस समय तुम्हारी ये मुस्कुराहट है, जो छोटे छोटे दांतों वाली जो मुस्कान है, वो कैसी लगती है, छविमान कहते हैं सुंदर, तो मुझे बहुत ही सुंदर नजर आती है। यही कहना चाहती हूँ। अब हमारी एक कविता हमारी ये है कि जिसमें कवि ने बताया है कि किस तरीके से जो फसल किसान लोग पैदा करते हैं, वो फसल को किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कवि प्रसंग बिल्कुल अलग है, कविता में उसमें बच्चे के वर्णन दिया गया था, और इसमें नागार्जुन कवि ने फसल के बारे में, कि फसल किसके कारण पैदा होती है। बहुत ही साहित्यिक हिंदी है भाषा, इसकी भाषा बहुत इजी है और कविता भी बहुत इजी है, आपको आसानी से समझ आ जाएगी, और इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि हाथों के स्पर्श की गर्मा। कहता है कभी कि एक के कारण, एक चीज के आगे नहीं, बल्कि दो की नहीं, बल्कि बहुत सारी नदियों के कारण, नदियों के पानी के कारण, नदियों के स्वाद के कारण क्या होता है, फसल पैदा होती है। आगे कहता है कभी कि एक के नहीं, दो के नहीं, बल्कि लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों हाथों के स्पर्श की गर्मा। स्पर्श कहते हैं कि लाखों व्यक्तियों के, लाखों किसानों के परिश्रम के कारण, एक व्यक्ति के नहीं, दो के नहीं, लाखों करोड़ों हाथों के द्वारा स्पर्श करने से क्या होता है, फसल पैदा होती है। एक के नहीं, एक व्यक्ति के कारण नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधन। एक के कारण नहीं, दो के कारण नहीं, बल्कि हजारों तरह की मिट्टी जब पैदा होती है, तब कैसे होती है, फसल पैदा होती है। आगे कभी कहता है
फसल क्या है? वो कहता है फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह। अंत में वो क्वेश्चन करता है, प्रश्नात्मक शैली में पूछता है कवि, कहता है कि आखिर फसल है क्या? वह और तो कुछ नहीं, वो अंत में कहता है वह और कुछ नहीं है, नदियों के पानी का जादू है वह। नदियों के पानी की जादू के कारण फसल पैदा होती है। हाथों के स्पर्श की महिमा, लोगों के हाथों की यानी लोगों के परिश्रम की महिमा के कारण फसल पैदा होती है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म, या भूरी काली, तरह तरह की मिट्टी होती है ना, भूरी काली, कहते हैं भूरी काली सैंदी मिट्टी के गुणों के कारण फसल पैदा होती है। कहते हैं ना काली मिट्टी में कपास पैदा होती है, इसमें ये होती है, चने इसमें पैदा होते हैं। तो वो कवि कहता है इन सब के कारण फसल पैदा होती है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। यानी इसके अलावा कवि क्या कहता है कि किसके कारण हुई फसल के रूपांतर। इसके अलावा जब परिश्रम, व्यक्ति का परिश्रम, मिट्टी और जल, नदी के जल के अलावा और चौथी चीज की क्या जरूरत हुई कि रूपांतर, सूर्य की किरणों का रूप होता है। यानी जब सूर्य की किरणें जब पौधों पर पड़ती हैं तो उनमें विकास होता है और वो पौधे अपनी विकसित अवस्था को प्राप्त होते हैं। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, या ऐसा लगता है कि हवा की थिरकन, हवा की चलने के कारण, हवा के द्वारा जो हवा चलती है उससे पेड़ों में जो गति पैदा होती है उसके कारण जो पौधा है वो विकसित होता है। इस तरीके से फसल को पैदा होती है। तो यानी हमारी जो फसल है किस चीज से पैदा हुई? पहली है नदियों के जल के कारण, दूसरी है मिट्टी के कारण, तीसरी है किसानों का परिश्रम और चौथी है सूर्य की किरणों के कारण फसल पैदा होती है और पांचवा है कारण उसका फसल पैदा होने के कारण है हवा। यदि हवा नहीं चलेगी वातावरण में तो भी वृक्ष या पौधे को विकास नहीं हो पाएगा। इन 5 चीजों के कारण ही फसल पैदा होती है। आइए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। दंतरित मुस्कान के पहले देखते हैं कि कवि कहता है बच्चे की दंतरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। कवि बच्चे की मुस्कान से देखकर ऐसा दबीभूत हो जाता है, वो कहता है कि मृत व्यक्ति को भी बच्चे की मुस्कान जीवन देने वाली होती है, उनमें भी प्राणों का संचार करने देने वाली है, उनमें भी आशा की किरण पैदा कर देने वाली होती है। बच्चे की मुस्कान लोगों में एक चेतना, जागृत और उत्साह पैदा करने में समर्थ होती है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कवि कहता है कि एक बच्चे की मुस्कान, कंपैरिजन बताया है, और बड़े की मुस्कान में बच्चा भी मुस्कुराता है और बड़ा भी मुस्कुराता है, उनमें क्या अंतर है। बच्चे की मुस्कान अब आप सुनेंगे, क्योंकि बच्चे की जो मुस्कान होती है वो कैसी होती है, लोगों में एक जागृत अवस्था पैदा करती है, लोगों को एक खुशी प्रदान करती है। बच्चे की मुस्कान, उसमें कोई स्वार्थपरता नहीं होती है, उसमें कोई बनावटीपन नहीं होता। और बड़ों की मुस्कान में क्या होती है, स्वार्थपरता होती है, धोखेबाजी होती है, लोगों को छलने की भावना होती है। इस तरह बड़े व्यक्ति और बच्चे की मुस्कान में बहुत बड़ा ये अंतर है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। कवि ने किसके कारण, बिंबों कहते हैं किस माध्यम से कवि ने बच्चे की मुस्कान का वर्णन किया है। तो कवि ने क्या है, एक तो उन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है कि जो कमल के फूल उसकी झोंपड़ी में खिल रहे हों, ऐसा प्रतीत होता है। कवि के माध्यम से उन्होंने वर्णन करा है। और इसके अलावा उन्होंने कहा है ऐसा लगता है वो कठोर पाषाण व्यक्ति में भी संचार कर देता है, दया का भाव संचार पैदा कर देता है। शेफालिका के फूल झड़ने लगते हैं, ऐसा प्रतीत होता है।
इसके अलावा है भाव स्पष्ट कीजिए। भाव यानी अर्थ बताइए। छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात, छू गया तुमसे कि झड़ने लगे शेफाल का के फूल। दोनों अलग अलग है कि छोड़कर यानी यही कहना चाहता है कि बच्चे की जो मुस्कान है वो ऐसी लगती है कि जैसे कि छोड़कर तालाब, कि तालाब को छोड़कर, क्योंकि बच्चा धूल से सना हुआ होता है, तो जब धूल से सना हुआ होता है बच्चा तो उसका मुंह कैसा होता है, कमल के फूल जैसा लगता है कि, और कमल किसमें खिलता है, कीचड़ में खिलता है। तो ऐसा लगता है कि एक कीचड़ में खिलने वाला जो कमल है वो उसकी झोंपड़ी में खिल रहा हो। छू गया तुमसे कि झड़ने लग पड़े शेफाल का के फूल, बांस का के फूल। कभी कहता है कि बच्चे की जो मुस्कान है वो ऐसी लगती है कि ऐसा लगता है कि उसके स्पर्श मात्र से कठोर व्यक्ति यानी बांस या बबूल किसका है, कठोरता का प्रतीक है और कांटेदार का प्रतीक है। यानी ऐसे व्यक्ति यानी जो शुष्क व्यक्ति है, जिसमें प्रेम की भावना ही नहीं है, ऐसी व्यक्ति के सामने भी अगर बच्चे का स्पर्श लग जाए या बच्चा छू ले उसे तो वो भी मुस्कुराने लगता है। यानी उसके मन से भी शेफाल का जैसी मुस्कुराहट झड़ने लगती है। मुस्कान अगला है, मुस्कान और क्रोध भिन्न भिन्न भाव हैं, इनकी उपस्थिति से बने वातावरण की भिन्नता का चित्रण कीजिए। यानी मुस्कान और क्रोध दोनों अलग अलग भाव हैं कि मुस्कुराने वाले व्यक्ति को अपनी आकर्षित करती है, जबकि क्रोध व्यक्ति में क्या है, नकारात्मकता लाता है, गुस्सा लाता है। तो इसलिए इन दोनों में अलग अलग भाव हैं। आगे है, दंतरित मुस्कान से बच्चे की उम्र का अनुमान लगाइए और तर्क सहित उत्तर दीजिए। यानी कि दंतरित मुस्कान जो चैप्टर है कि आपके अंदाज से, आपके अनुमान से बच्चे की उस समय कितनी उम्र होगी। तो जैसा कि पता चलता है 9-10 महीने के बच्चे के दांत निकलते हैं और ऐसा लगता है कि कविता में जिस बच्चे का वर्णन करा है वो 1-1.5 साल तक के बच्चे का है, क्योंकि वही उसके ही कुछ दांत निकलना शुरू हो जाते हैं 9-10 महीने के, और जब तक निकलते हैं तब 1-1.5 साल का हो जाता है। और जब वो मुस्कुराता है तो सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसलिए कवि के अनुसार ऐसा लगता है, हमारे हिसाब से ये कविता में जिसका चित्रण किया है वो 1-1.5 साल के बच्चे की उम्र है। बच्चे से कवि की मुलाकात का जो शब्द से तो उपस्थित हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। यानी बच्चे से जब कवि मिलता है तो वो कैसे तिरछी नज़रों से उसे देखता है और मुस्कुराने लगता है, और इसको परिचय कराने में उसकी माँ का सबसे बड़ा योगदान होता है, यही कवि अपना बताना चाहता है। अब मैं इसके सारा PDF आपको क्वेश्चन आंसर्स भेजूंगी, आप इसके क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी में करेंगे। और इसके अलावा है इस चैप्टर को पूरी तरह से इसकी कविता को पढ़ेंगे। आगे है आपका फसल वाली कविता, क्योंकि नागार्जुन की ही दोनों कविता हैं, दंतरित मुस्कान और फसल। कवि के अनुसार फसल क्या है, कवि के अनुसार फसल क्या है, तो आपको पता है फसल क्या है, 5 चीज़ों से बनी हुई चीज़ ही फसल है। कौन कौन सी 5 चीज़ें हैं कि नदियों का जल, किसान का परिश्रम और मिट्टी का गुणधन, सूर्य की किरणें और हवा, इन सब के कारण ही फसल पैदा होती है। अगला क्वेश्चन है, कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। वे सेम वही चीज़ है कि आवश्यक तत्व वही हैं 5 चीज़, नदियों का जल, मिट्टी का गुणधर्म, सूर्य की किरणें, हवा की थिरकन और किसान का परिश्रम, यही 5 तत्व हैं जिनसे फसल पैदा होती है। अगला क्वेश्चन है, फसल को हाथों की स्पर्श की, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फसल को हाथों की स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है। गरिमा और महिमा से कहने का मतलब ये है कि किसान मेहनत करता है तब जाके फसल पैदा होती है। अगर किसान मेहनत ना करे तो फसल पैदा ना हो, वही उसके लिए गरिमा, उसकी स्वाभिमान की बात भी है कि जिसके कारण उसको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। अब आया आपका 4th क्वेश्चन, भाव स्पष्ट कीजिए, यानी उसका अर्थ स्पष्ट कीजिए।
सेम। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। कभी कहते हैं, कभी बताता है कि फसल में किस चीज का योगदान है। तो यानी उन्होंने इससे पहले बता चुका था कि सूर्य की किरणों, तो वो कहना चाहता है आगे कि जो सूर्य की किरणों का रूप मिलता है, यानी सूर्य की गर्मी मिलती है, सूर्य की ऊर्जा मिलती है, सूर्य की ऊष्मा मिलती है, उसके कारण फसल पैदा होती है। इसके अलावा जो हवा की जो ठंडक होती है, शीतलता होती है, उसके द्वारा फसल को आगे विकास होता है, उसके कारण फसल हमारी बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां क्वेश्चन। कवि ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म कहा है। मिट्टी के गुणधर्म को आप किस तरह परिभाषित कर सकते हैं? यानी उन्होंने कहा है, गुणधर्म इसलिए कहा है कि भाई मिट्टी का अगर गुण अच्छा नहीं होगा, मिट्टी उपजाऊ नहीं होगी, उसमें अगर रासायनिक खादें डाल दी और उसके कारण मिट्टी ऊसर भूमि हो गई, पैदावार नहीं होगी उसमें, और जब फसल पैदा नहीं होगी तो वो आगे उसमें किसान का आगे योगदान कुछ नहीं हो सकता। यानी मिट्टी का गुण होना, मिट्टी का उपजाऊ होना बहुत ही आवश्यक है फसल को पैदा करने के लिए, यही उन्होंने बताया है। अगला है, वर्तमान जीवन शैली मिट्टी के गुणधर्म को किस किस तरह प्रभावित करती है? वर्तमान जीवन शैली, हमारी आज की जो जीवन शैली है वो मिट्टी के गुणधर्म को कैसे प्रभावित कर रही है? हमारी जो वर्तमान जीवन शैली क्या है? रासायनिक पानी आता है, कारखानों का पानी आता है, जिससे जो खेतों में जाता है, और वो फिर मिट्टी कैसी हो जाती है, उसके कीटाणु के कारण वो खराब हो जाती है। इसके अलावा लोग पॉलीथीन वगैरह डाल देते हैं, पन्नियाँ डाल देते हैं, उससे भी उसके उपजाऊपन खत्म होता है। इसके अलावा मिट्टी में क्या होता है, उसमें रासायनिक खादें डाल देते हैं, इसके कारण भी उसका उपजाऊपन, जो यानी हमारी जो जीवन शैली है वो इस मिट्टी के गुणधर्म को प्रभावित करने में अपना बहुत बड़ा योगदान देती है। अगला है हमारा, मिट्टी द्वारा अपना गुणधर्म छोड़ने की स्थिति में क्या किसी भी प्रकार के जीवन की कल्पना की जा सकती है? नहीं। यदि हमारी मिट्टी उपजाऊ नहीं होगी, ये तो सोचने वाली बात है, अगर हमारी मिट्टी की उपजाऊपन नहीं होगा तो फिर क्या होगा? फसल पैदा नहीं होगी। फसल पैदा नहीं होगी तो आगे हर लोगों का जीवन चलना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसकी कल्पना, फसल मिट्टी के उपजाऊ न होने की कल्पना हम कर नहीं सकते, यानी मिट्टी का उपजाऊ होना बहुत ही आवश्यक है। अगला है, मिट्टी के गुण धर्म को पोषित करने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है? यानी मिट्टी के गुण धर्म को पोषित करने में, यानी हम मिट्टी को किस तरीके से उपजाऊ बना सकते हैं, उसमें हमारी क्या योगदान हो सकता है, कहने का मतलब ये है। तो यानी हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, उसकी उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने में योगदान दें, कोई रासायनिक खादों का प्रयोग ना करें, कारखाने वगैरह का पानी उसमें ना डालें जिससे उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाए। तो इस तरीके से हम अगर योगदान देंगे तो मिट्टी को उपजाऊ बना सकते हैं। इस तरह से, यानी चैप्टर के एंड में मैं यही बताना चाहूँगी फसल पार्ट में, कि फसल हमारी 5 चीज़ों से मिलकर बनती है। पहली है नदियों का जल, दूसरा है हमारी किसान का परिश्रम जिसके द्वारा फसल पैदा होती है, बढ़ते हैं, किसान के द्वारा ही पक्षियों से रक्षा होती है, रात दिन मेहनत करता है तब जाके फसल पैदा होती है। तीसरा कारण है उसका क्या है? तीसरा कारण है मिट्टी का उपजाऊ होना, यानी अगर मिट्टी हमारी उपजाऊ नहीं होगी तो फसल का उपजाऊ होना मुश्किल है। चौथा कारण है हमारा सूर्य की किरणें, और 5वां का फसल पैदा करने में योगदान है, कारक है, तत्व है, क्या है? हवा, वायु के द्वारा ही हमारी फसल में विकास होता है। अगर हम बंद कमरे में रख देंगे तो फसल उतनी जल्दी नहीं बढ़ पाएगी जितना एक हवा की लहरों के कारण, हवा की ठंडक के कारण फसल पैदा होती है। इस तरीके से फसल में इन 5 चीज़ों का बहुत बड़ा योगदान है।
अब मैं आपसे यही कहूँगी, ये सारे क्वेश्चन PDF भेज के इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे और पोएम का अर्थ पढ़ने का प्रयास करेंगे। थैंक यू बेटा।